हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को एक डाउट हमेशा रहता होगा कि इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। क्या हम छोटे छोटे अमाउंट से मंथली इन्वेस्ट करें, जैसे 500 या 5000 पर मंथ, जिसे हम एसआईपी कहते हैं, या फिर पैसे सेव करके राइट टाइम पे एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें, जिसको हम लमसम कहते हैं। और फिर उसके अलावा एक और तरीका है जहाँ पे आप अपनी एसआईपी में कुछ छोटे से चेंजेस कर सकते हो, यानी कि मॉडिफाइड एसआईपी, जिससे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1-2% से भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, लाखों करोड़ों का, जो लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज की वीडियो के खत्म होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि कैसे सिर्फ आधे या 1% से भी कितना बड़ा डिफरेंस होता है, और कैसे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, जिसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ताकि छोटे अमाउंट से भी आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सको। इसी चीज़ को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत सारे वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो 3 फ्रेंड्स होते हैं। एक होता है बॉबी, जिसको लोग बैड लक बॉबी कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट करता है। दूसरा होता है मोंटी, जिसे लोग मार्केट गुरु मोंटी कहते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम पे इन्वेस्ट करता है। और तीसरा फ्रेंड होता है सनी, जिसको लोग स्लो एंड स्टडी सनी कहते हैं, क्योंकि वो बोरिंग सी एसआईपी करता है। तीनों का एक ही गोल होता है, अपनी सेविंग्स को ग्रो करके बहुत अमीर बनना। और इसीलिए तीनों ने 1990 में, यानी कि आज से 35 साल पहले, 1000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट के लिए सेव करना शुरू किया। लेकिन उनका इन्वेस्टिंग करने का तरीका अलग अलग था। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक रैंडम अमाउंट ले रहा हूँ, 1000 रुपीज़ पर मंथ। हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे या अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करोगे, लेकिन हमको तो आज की वीडियो में सिर्फ ये समझना है कि इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो एक सिंपल अमाउंट से हमारा कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला फ्रेंड है बॉबी, जो हमेशा स्टॉक मार्केट को लेकर टेंशन में रहता है। वो हमेशा पैसा सेव तो करता है, लेकिन परफेक्ट टाइम का वेट करता है। और प्रॉब्लम ये थी कि बॉबी की टाइमिंग हमेशा गलत होती है, क्योंकि बॉबी के फैसले हमेशा इमोशंस के बेसिस पर होते हैं। फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से वो हमेशा तभी इन्वेस्ट करने की हिम्मत कर पाता है जब मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और उसके इन्वेस्ट करने के फौरन बाद मार्केट क्रैश होता है और उसे अपने पोर्टफोलियो पे लॉस देखने मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2020 में एक मार्केट क्रैश आया था, तो बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने का था अप्रैल के महीने में। लेकिन क्योंकि बॉबी एक बहुत ही बुरा इन्वेस्टर है, तो इसीलिए वो मार्केट क्रैश के पहले इन्वेस्ट करता है, यहाँ पे, जब मार्केट अपने पीक पे था। तो यहाँ पे मैंने एक गूगल शीट बनाई है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनवरी 1990 से इन तीनों ने सेव करना शुरू किया। फिर जुलाई 1990 के महीने में मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया, और सिर्फ एक महीने में ये 29% ग्रो हुआ। तो तब बॉबी ने अपने 7 महीने तक 1-1000 रुपये करके जो 7000 रुपये सेव किए थे, वो एक साथ ऐसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे लमसम तरीके से इन्वेस्ट करता है। फिर अगली बार जब उसने इन्वेस्ट किया, तो वो जुलाई 1991 में था, जब मार्केट एक महीने में 28% ग्रो हुआ था। और इसी तरह अगला इन्वेस्टमेंट उसने हर्षद मेहता स्कैम के पीक पे किया, जब मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा चुका था, और उसके बाद एक मार्केट क्रैश आया। तो बॉबी ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए, वो सभी लमसम तरीके से किए, एसआईपी से कुछ भी नहीं किया। और उसने अपने सारे इन्वेस्टमेंट सबसे बुरे से बुरे टाइम पे किए। तो यहाँ तक बॉबी ने सारा काम गलत किया, लेकिन एक काम उसने सही किया, कि उसने कभी अपने इन्वेस्टमेंट सेल नहीं किए, उसने बस बाय एंड होल्ड किया। तो बॉबी के इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या निकला होगा? इसका आंसर ये है कि बॉबी ने टोटल 4,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, क्योंकि हर महीने आप अगर 35 साल तक 1000 रुपये सेव करते हो, तो वो 4.2 लैक्स होता है। तो बॉबी का वही 4.2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट ग्रो होके 50,42,000 का हो जाता है, जो एक बुरा रिटर्न नहीं है। अगर हम इसका एवरेज चेक करें, तो ये 11.05% का होता है। मतलब बॉबी को दुनिया के सबसे खराब इन्वेस्टर होने के बाद भी 11% का रिटर्न तो मिल ही गया। तो इतना खराब इन्वेस्टर होने के बाद भी उसको इतना अच्छा प्रॉफिट मिला कैसे? इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि बॉबी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, और अपने इन्वेस्टमेंट को कभी सेल नहीं किया। तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के पावर से उसने कुछ ना कुछ तो पैसा बना ही लिया। लेकिन बॉबी ने एक गलत चीज़ की, कि उसने हमेशा रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट किया। अगर वो राइट टाइम पे इन्वेस्ट करता, तो उसका रिटर्न ज़्यादा हो सकता था। यहीं पे मुझे एक वॉरेन बफेट का कोड याद आता है, कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी।
मतलब जब बाकी लोग ग्रीडी यानी लालची होते और मार्केट अपने पीक पे होता है, तब आपको डरना चाहिए और वैसे टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब बाकी लोग डर रहे हैं क्योंकि मार्केट क्रैश आ रहा है, तब आपको ग्रीडी होना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम दूसरे फ्रेंड की बात करते हैं जो है मार्केट गुरु मोंटी। उसके पास जैसे कोई सिक्स्थ सेंस है, जिससे उसको पता चल जाता है कि मार्केट कब ऊपर या नीचे जाने वाला है। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, तब मोंटी राइट टाइम पे अपने सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट करता है। तो ये भी हर महीने 1,000 रुपये सेव करता है, लेकिन सिर्फ तभी इन्वेस्ट करता है जब मार्केट क्रैश होता है और अपने बॉटम पे होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 महीने तक गिरा और तब जाके दिसंबर 1990 में उसने जो अपना 1,000 रुपये करके पैसा सेव किया था, वो यहाँ पे एकदम राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया। उसी तरह जब अगली बार उसने इन्वेस्ट किया, तब मार्केट 2% नीचे गया था और अगले ही महीने 28% ऊपर जाने वाला था। तो मोंटी ने राइट टाइम पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। फिर जब हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पे मार्केट ग्रो होने वाला था, तब उसने पैसे फिर से इन्वेस्ट कर दिए। और फिर जब हर्षद मेहता स्कैम का क्रैश हुआ, तब फिर उसने वो टाइम पे पैसे वापस से इन्वेस्ट किए। और इसी तरह उसने अपने हर एक इन्वेस्टमेंट एकदम परफेक्ट टाइम पे किए, जब मार्केट क्रैश हुआ या जब मार्केट ऊपर जाने वाला था। तो यहाँ पे मोंटी ने भी टोटल 4.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। अब दोस्तों, क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे कितने परसेंट का रिटर्न मिला होगा और उसका पोर्टफोलियो कितने रुपए का हो गया होगा? तो रही बात परसेंटेज रिटर्न की, तो उसका आंसर है 11.64% का रिटर्न उसको मिला। और उसका पोर्टफोलियो होता है 58,95,000 रुपीज़ का। तो अब एक ख्याल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इतना बड़ा मार्केट गुरु होने के बाद भी मोंटी को दुनिया के सबसे बैड इन्वेस्टर के मुकाबले इतना कम प्रॉफिट क्यों मिला, सिर्फ 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा। जहां बॉबी को दुनिया के सबसे बुरे इन्वेस्टर बन के 11% का रिटर्न मिला, तो मोंटी को बेस्ट इन्वेस्टर बन के सिर्फ 11.65% का रिटर्न मिला। तो ये कैसे हो सकता है? इसको हम आगे डिटेल में एनालाइज करेंगे। और क्या मोंटी इस चैलेंज का विनर है? इसके लिए देखते हैं कि तीसरे फ्रेंड सनी को कितना रिटर्न मिला। तो सनी ने एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो की। उसने जनवरी 1990 में ही एक एसआईपी शुरू की, 1,000 रुपीज़ पर मंथ की। तो उसने पैसे सेव करके राइट टाइम ढूंढने की कोशिश नहीं की। फिर उसको मार्केट के उतार चढ़ाव का भी कोई टेंशन लेना नहीं पड़ा और उसको मार्केट के बारे में कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने बस एक बार अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय किया। तो उसकी एसआईपी ने हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट किया, चाहे वो 1992 के हर्षद मेहता के स्कैम का पीक हो या 2001 का .com क्रैश हो या फिर 2008 का फाइनेंशियल क्रैश। और इसका रिजल्ट क्या आया होगा? तो इसका आंसर ये है कि सनी के 4.2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है 59,85,000 में। और इंटरेस्टिंगली ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न होता है और इसका एवरेज होता है 11.7% का। तो जहां एक तरफ सबसे बैड इन्वेस्टर बॉबी को 11.05% का रिटर्न मिला, तो उसका इन्वेस्टमेंट 50,42,000 का हुआ। फिर सबसे बेस्ट मार्केट टाइमर मोंटी का इन्वेस्टमेंट 58,95,000 का हुआ, जो 11.64% का ईयरली एवरेज था। और सिंपल सी एसआईपी करने वाले स्लो एंड स्टडी सनी का रिटर्न 11.7% का हुआ और उसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज़ तक पहुंच गया। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? क्योंकि ये जान के आप सभी लोगों को शौक लगा होगा कि मोंटी की मार्केट टाइमिंग वाली स्ट्रेटेजी भी सनी की एसआईपी को बीट क्यों नहीं कर पाई। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसके मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहला ये है कि सनी ने रेस को जल्दी स्टार्ट किया। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो एक 10 किलोमीटर की मैराथन रेस है जिसको 2 घंटा लगता है कंप्लीट होने में। अब अगर एक रनर 20 मिनट्स पहले स्टार्ट कर दे, तो ऑब्वियसली उसके पास एक एडवांटेज होगा। तो उसी तरह स्लो एंड स्टडी सनी ने अपनी एसआईपी 1990 के जनवरी में ही शुरू कर दी थी। लेकिन मार्केट गुरु मोंटी वेट कर रहा था कि कब मार्केट गिरेगा, और इसीलिए उसने अपना पहला इन्वेस्टमेंट दिसंबर 1990 में किया, जब मार्केट 25% नीचे गिरा था। अब आप कहोगे कि इसमें बुरा क्या है? तो मोंटी को भी यही लगा था कि उसने परफेक्ट टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। जनवरी से लेके सितंबर तक मार्केट 100% ग्रो हो चुका था और जब मोंटी ने इन्वेस्ट किया, तब मार्केट सिर्फ 25% नीचे गिरा था। तो वो 25% गिरने के बाद भी जनवरी 1990 के लेवल से ऊपर था। जैसे जनवरी में NAV 10 का था, फिर सितंबर में ये 100% ग्रो होकर 20 का हो गया। फिर वहाँ से मार्केट जब 25% गिरा, तब NAV 15 पे आया और तब मोंटी ने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन सनी ने तो जनवरी से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, जब NAV 10 का था। तो जब मोंटी ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया,
तब तक सनी का पैसा ऑलरेडी 50% ग्रो हो चुका था। और यहीं पे मुझे एक पीटर लिंच का कोट याद आता है कि फार मोर मनी हैज़ बिन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर्स वेटिंग फॉर द मार्केट क्रैश देन हैज़ बिन लॉस्ट इन द एक्चुअल मार्केट क्रैश देमसेल्फ। मतलब लोग मार्केट क्रैश का वेट करने के चक्कर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते और मार्केट तब तक ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुका होता है, जो उनकी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये थी मोंटी की पहले मिस्टेक कि वो बिल्कुल सही मार्केट क्रैश के टाइम पे इन्वेस्ट तो कर रहा था, लेकिन वो उस चक्कर में अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिले कर रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ पहला रीज़न था, दूसरा रीज़न कुछ और है। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन या नॉलेज की कमी की वजह से बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेट कर देते, जिससे उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, जो उनको पता भी नहीं चलता है। तो उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम गाइड बनाई है, जहाँ पे मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है स्टार्ट टू एंड कि कैसे और कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। फिर मोंटी के कम रिटर्न्स का दूसरा रीज़न ये है कि भले ही आपका इन्वेस्टमेंट शुरू में बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से वही स्टार्ट के छोटे से इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो सनी का सबसे बड़ा एडवांटेज था कंपाउंडिंग का मैजिक। जो एक एक हज़ार रुपये उसने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में सबसे स्टार्ट में इन्वेस्ट किए, उसको सबसे ज़्यादा टाइम मिला ग्रो होने के लिए, और उसी से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अमाउंट तो दोनों का सेम था 4.2 लैक्स, लेकिन आप पैसा कब इन्वेस्ट करते हो वो मैटर करता है। तो इसीलिए दूसरा लेसन ये है कि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। मतलब अगर आप मार्केट में ज़्यादा टाइम इन्वेस्टेड रहोगे, तो आप मार्केट के अच्छे से अच्छे गुरु को पीछे छोड़ दोगे। तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाए, तो आपको उसे फ़ौरन इन्वेस्ट कर देना चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए। फिर अगला रीज़न ये है कि रेगुलरली इन्वेस्ट करते हुए सनी ने मार्केट क्रैश के टाइम पे ऑटोमेटिकली ज़्यादा यूनिट्स खरीदी जब प्राइजेस लो थे, और मार्केट के पीक में ऑटोमेटिकली उसने कम यूनिट्स खरीदी जब प्राइजेस हाई थे। क्योंकि एसआईपी में आपका अमाउंट फिक्स्ड होता है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। इसको हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ये खुद एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है, जो मैंने अपने प्रीवियस एसआईपी वर्सेस लमसम वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इससे हुआ ये कि उसने बैड लक बॉबी की तरह ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ज़्यादा बाय नहीं किया, और मार्केट गुरु मोंटी की तरह अपने पैसे आइडियल नहीं रखे। और फाइनली इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि टाइम इन द मार्केट नॉट ओनली बीट्स टाइमिंग द मार्केट, बट ऑल्सो डिलीट्स मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ बैड टाइमिंग। मतलब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी बैड टाइम पे इन्वेस्ट करने की मिस्टेक्स धुल जाती है, और लंबी रेस में कंपाउंडिंग और पेशेंस आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। क्योंकि यहाँ तक कि बॉबी जैसे बैड इन्वेस्टर ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, जिसकी टाइमिंग सबसे वर्स्ट थी, क्योंकि उसने अपने पैसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रखे और पेशेंस से कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाया। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर हम अपनी एसआईपी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, जिससे हमको ज़्यादा रिटर्न मिले? क्योंकि ये तो हमको पता चल गया कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ 1-2% एक्स्ट्रा रिटर्न से लाखों का फ़र्क पड़ जाता है। जैसे 11% से 50 लैक्स और 11.7% से 9 लाख एक्स्ट्रा, मतलब 59 लैक्स। तो हम भी अपनी एसआईपी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन ये मॉडिफाइड एसआईपी है क्या, तो उसको हम पार्ट 2 में अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। लेकिन उसके पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में देना। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनो, और मैं देखना चाहूँगा कि कौन इसका राइट आंसर देता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम 1990 से 2025 का सीजीआर देखेंगे, तो ये 14.5% का हो रहा है। मतलब अगर आपने सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता 1990 के जनवरी में, मतलब 4.2 लाख रुपीस डायरेक्ट वन टाइम 35 साल पहले, तो उसका रिटर्न 14.5% का होता है। मतलब मान लो कोई चौथा फ्रेंड है जिसने डायरेक्टली एक बार 4.2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट 1990 में किया, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल यही मार्केट कंडीशन के हिसाब से 14.5% की रेट से ग्रो होके 4.8 करोड़ की हो जाती है। तो कहाँ 50-60 लाख और कहाँ 5 करोड़? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन तीनों को एसआईपी करने से सिर्फ 11-12% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि मार्केट वही टाइम पीरियड में 14.5% की रेट से ग्रो हुआ? तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग नीचे कमेंट में देना। लेट मी सी कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीकेंड पे आएगा, उसमें मैं आप लोगों को इसका डिटेल आंसर दूंगा एक स्टोरी की हेल्प से, जो सुन के आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं दूसरी मार्केट कंडीशन का भी एग्जांपल लेके उसे एक्सप्लेन करूंगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते। फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टॉक मार्केट कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी रियल फाइनेंशियल एजुकेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों तक वैल्यू पहुंच रही है। और अगर नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।